हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड द डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारे सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स कोड BP 2040 बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। और इस वीडियो में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा हार्ट, उसकी एनाटॉमी किस तरीके की होती है, वो किस तरीके से अपना वर्क करता है, कंडक्शन ऑफ जो ब्लड फ्लो है वो किस प्रकार से होता है, और कौन कौन सी वो मैकेनिज्म है जिसके होने की वजह से हार्ट में कोई डिसऑर्डर या कोई डिसीज़ जो है प्रोड्यूस होती है, और कौन कौन से डिसीज़ हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं, उन सभी का एक जनरल इंट्रोडक्शन आसान तरीके से इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अगर एक लाइन में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक्स का एक बना हुआ सिस्टम है। ये सभी छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं जो कि मिल करके एक साथ कार्य करते हैं और जो सिस्टम बनाते हैं उसी को हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जैक्टली एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड को, ऑक्सीजन को, ब्लड के साथ ऑक्सीजन है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, या जो भी कोई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, इन सभी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो ये हार्ट होता है यही पंप करता है ब्लड को, और उसके साथ जो भी कुछ लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सेल्स को चाहिए, डिफरेंट सेल्स को चाहिए, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको, या फिर जो हार्मोन्स हैं उनको पूरे बॉडी के अंदर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा होता है। जो ये सर्कुलेशन है, नॉर्मल जो सर्कुलेशन हो रहा होता है वो नॉर्मल हार्ट की फंक्शनिंग की वजह से होता है, और ये लगातार एक जैसा मेंटेन रहता है, मतलब एक रिदम में काम करता है। यानी कि लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दो चीज़ आपको इस हार्ट में होती हुई दिखती है, और जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पंप होता है और पूरे बॉडी में पहुंचता है और एक सिस्टम जो है वो मेंटेन होता है। तो क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हार्ट है, और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप लोगों ने हार्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैं उतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन आपका ज़रूर करवाऊंगा कि एक्चुअली में हार्ट होता कैसे और अपना वर्क किस तरीके से करता है, क्योंकि अगर हम इसे जानते रहेंगे तभी हमको समझने में आसानी होगी आगे आने वाले सभी बीमारियों की, जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो एक चीज़ ये समझिएगा कि जो हमारा हार्ट होता है उसके बाहरी लेयर, जो लेयरिंग होती है, वो खास करके लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, अभी ये वेंट्रिकल वगैरह क्या है वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर मायोकार्डियम की लेयर पाई जाती है। मायोकार्डियम जो होता है, मायो मतलब टिश्यू, कार्डियम मतलब हार्ट का टिश्यू, ये हार्ट के टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशल टिश्यूज़ हैं जो कि हार्ट के ऊपर पाए जाते हैं, और इनके अंदर पुरकिंजर फाइबर वगैरह होते हैं जो कि लगातार पंपिंग कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो जो ब्लड है वो हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, या बॉडी के किसी पार्ट में जाता है, या लंग्स में जाता है, और जब ये रिलैक्स करते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, कोई चीज़ को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे फिर रिलैक्स होगी, जब वो रिलैक्स होती है तो वापस से ब्लड जो है वो इसके अंदर फिलअप होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, जो कि बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है, ये ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड को पंप करने का जो काम होता है उसे सिस्टोलिक हम बोलते हैं, सिस्टोलिक फंक्शन बोलते हैं। और जब ये रिलैक्स कर रहा होता है, जब ब्लड जो है इस हमारे हार्ट के अंदर भरता है, तो उसे हम लोग डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा, मायोकार्डियम के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम सभी को मालूम है जो हमारा हार्ट होता है वो 4 पार्ट में बटा होता है, 4 चैम्बर्स में बटा होता है। ये वो चैम्बर्स हैं जो कि ब्लड को अपने अंदर स्टोर करने के लिए, चैम्बर हम क्यों बनवाते हैं, हम अपने घरों में भी चैम्बर बनवाते हैं, तो वहाँ किसी चीज़ को, लिक्विड को या वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, स्टोर करने के लिए करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे हार्ट में भी 4 चैम्बर हैं जहाँ पे आपका ब्लड जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा। अब देखते हैं वो 4 चैम्बर है कौन से। मैंने नंबरिंग की है 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैम्बर्स हैं आपके। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अपने हार्ट को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक तो राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड पड़ रहा है। जो लेफ्ट साइड पड़ रहा है उसे लेफ्ट हार्ट बोल रहे हैं, और जो इस साइड पड़ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, राइट
हार्ट के नाम से जानते हैं। अब जो ये हम चैम्बर्स की बात कर रहे थे वो भी आप देखिए, एक चैम्बर ऊपर बने हुए हैं और एक चैम्बर जो है वो हमारे नीचे बने हुए हैं। तो जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं, ये थोड़े बड़े, आपको ये वाला चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये जो बड़ा चैम्बर नीचे वाला बना हुआ है, इसी को, नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स। जो ऊपर वाले चैम्बर्स में, बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप अपने हार्ट को जान जाएं। और जो ऊपर वाले क्या नाम है आपके चैम्बर्स हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आर्टरिया या फिर आर्ट्रियम। अब मैंने कहा जो लेफ्ट साइड में है, तो जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल है, बड़ा वाला चैम्बर है, नीचे वाला चैम्बर है, उसे हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोल रहे हैं। जो लेफ्ट साइड में ऊपर वाला चैम्बर है उसे हम क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। जो राइट साइड में ऊपर वाला चैम्बर है, ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है, उसे हम बोल रहे हैं राइट आर्ट्रियम। और जो राइट साइड में जो हमारा नीचे वाला चैम्बर है उसे हम बोल रहे हैं राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहीं पे मायोकार्डियम की मात्रा या पुर्गिंजे फाइबर की मात्रा ज़्यादातर पाई जाती है, जो कि पंपिंग का मेन काम करता है, जो कि पंप करता है ब्लड को टू द बॉडी। अब देखिए, तो ये हो गया कि आपके चैम्बर्स हो गए। अब इस चैम्बर से जुड़े हुए कुछ वैस्कुलर पार्ट्स हैं। वैस्कुलर पार्ट्स मतलब, अब सिंपल शब्दों में कहें तो पाइप जुड़ी हुई है जो कि ब्लड को ले आने या ले जाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे सबसे पहली ये चौड़ी चौड़ी मोटी पाइप जुड़ी हुई हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एरोटा। एरोटा एग्जैक्टली आर्टरीज का ही एक पार्ट है, आर्टरीज ही आप इसको बोलते हैं। आर्टरी और वेन्स, दो शब्द हम बार बार सुनते हैं जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं। तो आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है, पहले वो समझ लीजिए। आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा वो कार्य करती हैं जब आपके हार्ट से ब्लड को बॉडी या बॉडी के किसी पार्ट तक पहुंचाने का काम करना है। तो जो करता है, जो पाइप उसे हार्ट से बॉडी की तरफ जा रही होती है, ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं। यानी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को टू द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। और जो वेन्स होती हैं वो बॉडी से ब्लड को लेकर के आती हैं हमारे हार्ट के अंदर, या किसी दूसरे ऑर्गन से ब्लड के अंदर तक ब्लड को लेके आना है। जैसे लंग्स से ब्लड को अंदर तक, हार्ट तक लेके आना है, तो वो काम कौन करता है? हमारे वेन्स करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये जो हमारा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे जुड़ा हुआ है एरोटा, जो कि ब्लड को, जब इसमें आप पंप करेंगे ब्लड को, तो ये कहाँ जाएगा? बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और जो हमारी वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को अंदर लेके आती हैं। कहाँ लेके आएंगी? लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ से लेकर के आएंगी? लंग्स से लेकर के आएंगी। लंग्स जो है वो आप सभी को मालूम है कि हम श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स पहुंचेगा, और लंग्स में पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजन वहां से कैरी करेगा और वो हार्ट तक लेकर के जाएगा। तो जो लंग्स से निकलती के वेन्स आ रही हैं, लंग्स से जो वेन्स आ रही हैं, यानी कि जो पाइप लंग्स से जुड़ी हुई है जो कि हार्ट तक पहुंच रही है, पल्मोनरी वेन्स उसको बोलते हैं। लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये खुलती है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आके खुलती है ऊपर वाले चैम्बर में। अब ये जो लेफ्ट मतलब पल्मोनरी का क्या मतलब हुआ? लंग्स से आने वाला। अब पल्मोनरी वेन्स का काम क्या है? ये ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं फ्रॉम द लंग्स। अब नेक्स्ट साइड, अब इस साइड आ जाते हैं, अब अपने राइट साइड आ जाते हैं। राइट साइड में भी ऊपर का जो पार्ट है उसे आर्ट्रियम बोल रहे हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोल रहे हैं। ऊपर वाला जो आर्ट्रियम आपको दिखाई दे रहा है, इससे जो है दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दो वैस्कुलर सिस्टम फिर जहाँ पे जुड़े हुए हैं, पाइप जुड़ी हुई है। जो ऊपर पाइप जुड़ी है उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कोवा, और जो नीचे की तरफ जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कोवा। ये भी वेन्स के प्रकार हैं जो कि ब्लड को हमारे बॉडी से हार्ट के अंदर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। वेन्स तो वही होती हैं जो क्या करेंगी? ब्लड को बॉडी से लेकर के आएंगी और हार्ट तक पहुंचाएंगी। अब ये दो क्यों हैं? जो सुपीरियर वेना कोवा है, नाम से पता चल रहा है, ये अबव हाफ जो हमारी बॉडी का है, जो हार्ट के ऊपर का हिस्सा है, जैसे आपका गर्दन का हिस्सा है, आपके सर का हिस्सा है या ब्रेन का हिस्सा है, वहां से ब्लड को लेकर के आते हैं। कहां पर? हमारे राइट आर्ट्रियम के अंदर। जो ये नीचे वाला है इंफीरियर वेना कोवा, ये क्या करते हैं? जो लोअर हाफ ऑफ द जो बॉडी है, जैसे पैर का हिस्सा हो गया, आपके घुटने हो गए, कमर हो गई, वहां से ब्लड को लेकर के आना है हार्ट के अंदर, राइट आर्ट्रियम के अंदर। तो ये काम कौन करता है? हमारा इंफीरियर वेना कोवा करता है। नेक्स्ट जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से एक और पाइप गई हुई है बाहर की तरफ, जो कि दो तरफ निकल जा रही है। ये जो पाइप निकल रही है, एक तो जो है बॉडी की तरफ चली जाती है और एक जो है हमारा
क्या नाम है, सॉरी, ये जो निकल रही होती है ये जाती है लंग्स की तरफ, तो लंग्स में जा रही होती है। इसीलिए इस आर्टरी को, आर्टरी कौन होता है, जो कि हमने क्या बताया था, ब्लड को हार्ट से बाहर ले जा रहा है। तो हार्ट से बाहर ले जा रहा है, लेकिन कहाँ ले जा रहा है, लंग्स की तरफ ले जा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हो गया हमारा हार्ट का पूरा अभी तक का बात। अब इसके साथ ही साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वेंट्रिकल और आर्ट्रियम है ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे ही है, इसको अलग करने का काम जो कर रहे हैं वो वॉल्व्स कर रहे होते हैं। ये वॉल्व्स जो होते हैं वो ये ऐसी हरकतें करते हैं ताकि ये कुछ इस प्रकार के बने होते हैं ना, देखिए इस तरीके से जो वॉल्व होता है वो करता क्या है कि ब्लैक फ्लो ना हो। जैसे मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है बाहर की तरफ, इस तरफ ले जा रहा है, इस तरफ, ठीक, अरोटा की तरफ, तो ऐसा ना हो कि अरोटा से वापस इसमें आ जाए। इसीलिए जब ये ले जाएगा तो इसके बाद ये जो वॉल्व है ये इसे क्या करेगा, बंद कर देगा। तो जो हमारा एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाया जा रहा है उसे बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व पाया जा रहा है ताकि ब्लैक फ्लो ना हो, ब्लड जो है वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम से वेन्स में ना चला जाए, तो उसको रोकने के लिए जो यहाँ पे वॉल्व होता है उसे बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या माइट्रल वॉल्व के नाम से बोलते हैं, इसे बाइकस्पिड वॉल्व भी हम बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम के बीच में भी एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम के बीच में ब्लड का ब्लैक फ्लो रोकने का काम करता है। और इसी तरीके से जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जा रही है वहाँ पर भी एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम लोग पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर तो ले जा रहा है लेकिन यहाँ से वापस लेकर के ना आए, ये काम ये वॉल्व करता है। तो वॉल्व का काम क्या है कि वो आपके एक ही तरफ के फ्लो को लगातार मेंटेन करता है, दूसरे साइड बैक फ्लो जो है वो ना हो या अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड ना फ्लो करे, ये रोकने का काम हमारे ब्लड फ्लो करते हैं। अब इसके अलावा कुछ जो है चीज़ें हैं। अब हमको समझना है कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो ये तो हो गया इसकी एनाटॉमी और इनका काम कि किस पार्ट का क्या काम है। आइए अब देखते हैं कि ब्लड हमारे इसके अंदर आएगा कैसे। अब हम ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके शरीर में ब्लड हर जगह पहुंचा हुआ है और वहाँ पे श्वसन क्रिया पूरी हो चुकी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी में है, कहाँ है, राइट साइड में। अब जो हमारे ब्रेन से या ऊपर का पार्ट है वहाँ से या नीचे का जो पार्ट है वहाँ से जो ब्लड है वो चलता है और राइट आर्ट्रियम में आकर के भर जाता है। ये ब्लू कलर से मैंने रंगा है अपने बच्चे जो आरुष हमारा बेटा, उसके कलर से रंगा है। अगर वो जान जाए तो हमारे हार्ट की पंपिंग आज ही बढ़ा देगा कि हमारे कलर लेकर के डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने उसे चुरा करके इसको यूज़ किया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ये ब्लू कलर का एग्जैक्टली नहीं होता, एग्जैक्टली जो ये तो दिखाने के लिए है आपको, उसका कलर जो है वो बहुत गाढ़ा लाल रंग का होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ब्लैकिश रेड कलर का होता है, लेकिन हमने इसे ब्लू कलर से दिखाया है। तो ये जो है बाहर से जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ से ऊपर और नीचे दोनों साइड से राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड भी बोलते हैं, वो आकर के राइट आर्ट्रियम में भरता है। यहाँ से फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंचता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल नीचे का जो पार्ट है इसी का काम है पंप करना, तो ये इसे पंपिंग करता है। राइट वेंट्रिकल इसे पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देखिए ये क्या हो रहा है, बाहर से हमारे ब्लड में कुछ इस तरीके से आया, ये ऊपर के पार्ट से आया और ये जो तीर बना रहा हूँ ये कहाँ से आया, नीचे के पार्ट से आया और कहाँ भर गया, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से फिर ये कहाँ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से फिर ये पंप होता है और पंप होके हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, पल्मोनरी आर्टरी है तो लंग्स में पहुंच जाएगा। लंग्स में जाने के बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा और वहां से ऑक्सीजन लेगा। वो हम लोगों ने पढ़ा था आपके आईपीसी वाले सब्जेक्ट में, जो पिछले साल जो हमने आपको वीडियो दिया था वहाँ पे एसिड बेस बैलेंस के दौरान हमने वहाँ बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर लेगा ब्लड और फिर वहाँ पर लंग्स के अंदर भरा रहेगा। नाउ अब उस लंग्स से एक हमारी वेन्स आ रही हैं। वेन्स कौन सी होती हैं, जो कि ब्लड को हार्ट तक पहुँचाती हैं। अब लंग्स से पहुँचा रही हैं इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही हैं, लंग्स से आ रही हैं। लंग्स में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो
कहाँ से आएगा, लंग से चलेगा और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। अब इसे मैंने जो है वो रेड कलर, आप कह सकते हैं ऑरेंज कलर से जो है वो दिखाया, क्योंकि रेड कलर जो है हमारे आरुष के बॉक्स में था नहीं, तो ऑरेंज कलर था, तो ऑरेंज कलर से मैंने इसको दिखाया कि ये जो लंग्स से आपका ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ से आएगा, लेफ्ट वेन से अंदर होते हुए के साथ होते हुए लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचेगा। लेफ्ट आर्टरियम से फिर ये कहाँ पहुंचेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो ये यहाँ से अंदर आया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पहुंचा कहाँ पर, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पुर्किंजे फाइबर और मायोकार्डियम बहुत ज़्यादा होता है। मायोकार्डियम ही वो हमारे मसल्स हैं, मायो मतलब आपका टिश्यू या मसल, और किसका मसल है, कार्डियम यानी कि हार्ट का। ये सबसे ज़्यादा मात्रा यहीं पे पाई जाती है इसकी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और ये पुर्किंजे फाइबर्स वगैरह यहाँ पर होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के काम में आते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इस ब्लड को, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको एरोटा के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू आपके ब्लड को पूरे क्या नाम है, बॉडी में पहुंचाने का काम करेंगे। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपको जिन टिश्यूज और जिस सेल को आवश्यकता है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना पूरा कार्य हमारा जो हार्ट है वो करता है। अब इसको कंडक्शन करने के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है एक्शन पोटेंशियल की। वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमारे नोड्स होते हैं, कुछ ऐसे नोड है, एवी नोड है, और हमारे पुर्किंजे बंडल्स हैं, जो बंडल ऑफ हिज वगैरह है, ये सब क्या करते हैं, इसको एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करते हैं, जो कि अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो मैंने बहुत डिटेल तो नहीं किया, शॉर्ट में बताने की कोशिश की 10-15 मिनट में, ताकि आप ये जान जाएं कि हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है। वेन्स और आर्टरीज का क्या काम है, एरोटास का क्या काम है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल क्या होता है, ताकि आगे आने वाले सभी चैप्टर्स या आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट्स जहां भी आप पढ़ेंगे वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो आपको फायदा जो है वो पहुंचता रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चैम्बर्स और उनका फंक्शन अभी भी मैंने बताया है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख रखे हैं कि जो आपका लेफ्ट और राइट आर्टरिया है, ऊपर का जो पोर्शन है, वो ब्लड को रिटर्न करता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेन्स। आप देख रहे हैं इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, यहाँ पे भी वेन्स है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट जैसे लंग से अंदर ले रहा है, और ये डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स अदर देन लंग्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे ले रहा है। अच्छा, एक चीज छूट गई, यहाँ पे कोरोनरी वेन्स भी होती हैं जो कि ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के अंदर पहुंचाती हैं। एक्चुअल में हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, इसको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको भी काम करने के लिए आपका न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो पहुंचाने का काम हमारी कोरोनरी वेन्स करती हैं, और ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के अंदर भी लेकर के आती हैं। तो जो ये आर्टरियम है, इनका आर्टरियम का काम क्या है कि ये बॉडी से ब्लड को अंदर अपने अंदर लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, दोनों ही ब्लड कहाँ आता है, पहले राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आता है। नेक्स्ट, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ये वो होते हैं जो कि ब्लड को पंप करते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करता है, और लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे ऑर्गन, पूरे बॉडी में पंप करता है। तो ये इसका काम है। ये आर्टरीज के थ्रू काम करता है। जब ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाना है, हार्ट से बाहर ले जाना है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, दोनों का काम कौन करेगा, आर्टरीज, और अंदर लेके आना है तो कौन लेके आएगा, वेन्स लेकर के आएंगी। बाकी आपको 4 वॉल्व्स बताए थे, जैसे मिट्रल वॉल्व है जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ऊपर के पोर्शन से नीचे के पोर्शन तक पहुंचाता है और कंट्रोल करता है कि वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में वो ना चला जाए। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो फ्लो करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द राइट आर्टरियम, यानी ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वेंट्रिकल की तरफ, जैसा कि अभी हमने देखा था। ये क्या करेगा, ये यहाँ से ब्लड को, जो कि बाहर से आया है बॉडी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कहाँ पहुँचाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। कौन, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरीके से हमारे आर्टरियल वॉल्व्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी तक पहुँचाने का काम करते हैं। वो ऐसा ना हो कि वापस से वेंट्रिकल में चला जाए, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारा आर्टरियोटिक वॉल्व जो है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं, आर्टरियोटिक वॉल्व जो है, ये ब्लड जब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टोटा के थ्रू बाहर भेज रहा है, तो ऐसा ना हो कि ये वापस चला है, इसको यहाँ पे ये बंद हो जाता है और इसको वापस आने नहीं देता, प्रेशर लगातार मेंटेन किया रहता है। और जो हमारा पल्मोनरी वेल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं कि जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक
पहुँचे। तो जो ब्लड फ्लो है हमारे हार्ट चैम्बर्स में वो कुछ इस प्रकार के पाथवे में होता है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है और आपको मैंने बताया भी। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो वेनस ब्लड है वो राइट आर्टरियम से अंदर आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, यानी ऊपर के पोर्शन में पहुंचता है, ऊपर के चैम्बर में राइट साइड में, और फिर वहां से कहाँ पहुंचता है, राइट साइड के ही नीचे के पोर्शन वेंट्रिकल में, जहां से पंप होता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के थ्रू, लंग्स में जाने के बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है और यहाँ से पल्मोनरी वेन्स से होते हुए लेफ्ट आर्टरियम यानी लेफ्ट पोर्शन के जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे पहुँचता है, फिर वहाँ से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है और यहाँ से पंप किया जाता है थ्रू द एरोटा या आर्टरीज, पूरे सिस्टमिक आर्टरिक सप्लाईज या पूरे सिस्टम में आर्टरीज के थ्रू ये सप्लाई इसकी ब्लड की पहुंच जाती है। तो इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन जो है वो होता है। अब बात करते हैं कंडक्शन सिस्टम की। तो जो हमारा हार्ट है उसका जो कंडक्शन हो रहा है या जो ब्लड की पंपिंग या कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो हम बात कर रहे थे वो एग्जैक्टली मायोकार्डियम में होती है। ये आउटिंग लेयर है जो कि इनको ढके रहती है और यहाँ पर जो हमारे क्या नाम है मसल्स पाए जा रहे हैं, मायो मतलब मसल्स, कार्डियम हार्ट की मसल्स हैं और ये स्पेशल मसल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द रेगुलेटिंग रेट एंड द रिदम ऑफ द हार्ट, कि किस रेट से हार्ट पंप करेगा और एक रिदम में पंप करेगा, जिसे हम लोग लब डब की साउंड भी बोलते हैं। जो रिदम है वो लगातार मेंटेन रहती है। नॉर्मल जो रेट है ब्लड का वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 60 से 100 के बीच में वो पंप करता है। अगर आप रेस्टिंग फेज में हैं, आराम से बैठे हुए हैं तो 60-70 तक वो होता है। अगर आप दौड़ भाग कर रहे हैं, कोई बहुत काम कर रहे हैं तो वो जो हार्ट की पंपिंग की रेट होती है, जो रिदम होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए 60 से 100 के बीच में जो रिदम होती है वो हार्ट की मेंटेन की जाती है बाय द मायोकार्डियम। और इसके अंदर मायोकार्डियम के अंदर स्पेशलाइज्ड पुरकिंजे फाइबर होते हैं, जैसा भी आपने स्ट्रक्चर में देखा। और ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं एग्जैक्टली ये कुछ कंट्राइल मायोफिलामेंट्स होते हैं बने हुए हमारे क्या नाम है मस्कुलर फिलामेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यहाँ पर हो सकता है और इसकी वजह से कुछ एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शंस करते हैं ये और हार्ट के रेट और रिदम को मेंटेन करने में अपनी मदद करते हैं। ये जो कंडक्शन सिस्टम होता है हमारे हार्ट का वो मेजर 4 पार्ट्स या 4 कंपोनेंट्स का बना होता है, जैसा कि अभी भी मैं स्ट्रक्चर में भी आपको दिखा रहा था। पहला हमारा साइनो आर्टियल, जिसे हम लोग एसए नोड बोलते हैं। यही पेस मेकर है क्योंकि यही हमारे हार्ट की रिदम को मेंटेन करने के काम में आता है या बीट को जनरेट करने के जो मेन पर्पस है वो यही करता है। ये राइट आर्ट्रिया और जो उसका जो आखिरी पोर्शन है वहाँ से जुड़ा होता है थ्रू द सुपर वेना कोवा और राइट आर्ट्रियम के बीच में पाया जाता है हमारा साइनो आर्ट्रियल नोड, जिसे एसए नोड के नाम से जानते हैं। ये रेट डिटरमाइन करता है कि कितना कॉन्ट्रैक्शन करना है फॉर द ऑल द कार्डियक मसल, जितनी भी कार्डियक मसल्स हैं उनके रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिटरमाइन करता है और कार्डियक रिदम को मेंटेन करता है। इसीलिए एसए नोड को हम लोग पेस मेकर के नाम से जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो कंडक्शन सिस्टम है हमारा वो है आर्टियो वेंट्रिकुलर, जिसे एवी बंडल के नाम से जानते हैं। ये जितने भी इंपल्स एसए नोड जनरेट कर रहा है उसको कलेक्ट करते हैं और एवी नोड तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसे एवी नोड बोलते हैं। ये राइट आर्ट्रियम के साथ होता है, पाया जाता है वहाँ पर, और इंटर आर्ट्रियल स्पूटम के बगल में पाया जाता है, जो कि इम्पल्सेस जो भी एसए नोड से जनरेट हुए हैं एवी बंडल के द्वारा जो उसे प्राप्त हो रहा है उसको वो बंडल ऑफ हिल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। बंडल ऑफ हिल्स जो है वो जो है राइट आर्ट्रियम को वेंट्रिकुलर स्पटम से जो है वो जोड़ती है, कनेक्ट करती है, और यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो जो एवी नोड से जो भी इंपल्सेस उसको प्राप्त हुए हैं उसे वेंट्रिकुलर वॉल्स तक ले जाती है और पंपिंग इत्यादि जो है वो कंट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं उसे वो स्टार्ट करती है। इस तरीके से जो हमारे सेल्स हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के वो डीपोलराइज होते हैं, लगातार होते रहते हैं, एक बार पोलराइज एक बार डीपोलराइज लगातार ही चलता रहता है और इसकी वजह से जो कार्डियक पेस मेकर्स का पूरा काम है वो लगातार इन चारों की वजह से होता रहता है। जो नॉर्मल रेट ऑफ जो डीपोलराइजेशन है जिसे हम लोग एसए नोड के थ्रू जो हो रहा है वो 60 to 100, जैसा मैंने बताया 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है और ये बाकी हर एक कंपोनेंट से सबसे ज़्यादा तेज़ी से होता है क्योंकि यही हमारे हार्ट की बीट को मेंटेन कर रहा है एसए नोड। इसीलिए एसए नोड को हम लोग पेस मेकर बोलते हैं और यही हमारे हार्ट के पेस को और उसके जो रिदम है उसको सेट करने का काम करता है। नाउ जो हमारी कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अभी तक तो हमने बात किया कि हार्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस प्रकार से कंडक्शन हो रहा होता है हार्ट का, हार्ट रेट इत्यादि, हार्ट बीट किस तरीके से जनरेट होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है और प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकती है, उसके कौन कौन से मैकेनिज्म है। तो टोटल जो कभी कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज अगर किसी व्यक्ति को हो रही है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो 6 प्रिंसिपल मैकेनिज्म के द्वारा ही हो सकती है। ये 6 मैकेनिज्म कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है हमारा फेल्योर ऑफ द पंप। जो आपका पंपिंग प्रोसीजर है, जो हमारे चैम्बर्स हैं, खास करके वेंट्रिकुलर चैम्बर्स, वो जो पंप कर रहे हैं ब्लड को, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, उनका अगर फेल्योर हो रहा है, वो किसी तरीके से अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो वही कहलाता है सबसे पहला मैकेनिज्म होता है हमारा। ये मोस्ट कॉमन सिचुएशन होती है। सबसे सिंपल तरीका यही है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये मोस्ट कॉमन सिचुएशन में आपको दिखेगा, जहाँ पे हमारी कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो उनका जो कॉन्ट्रैक्शन करने का पावर है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो चैम्बर्स हैं वो पूरी तरीके से जो है इम्पटी नहीं हो पाते। अगर इम्पटी नहीं हो पाते यानी पंप सही तरीके से नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को, यानी वेंट्रिकुलर जो प्रोसेस है जो पंपिंग कर रही है, वो प्रोसेस अगर गड़बड़ हो रही है तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सिस्टोलिक बोल रहे थे। तो उसी को हम ये भी बोलेंगे कि ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। ठीक, यानी कि जो हमारा हार्ट है, मायोकार्डियम जो है वो ब्लड को पंप जो करता है, उस प्रक्रिया को हम सिस्टोलिक बोलते हैं। अगर उसमें किसी तरीके का डिसफंक्शन आ रहा है, वो सही से कार्य नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्शन वीकली हो गया है, तो उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक डिसफंक्शन। नाउ अगर हमारा मायोकार्डियम जो है वो रिलैक्स होने की प्रक्रिया है, जो कि वापस से ब्लड को भरता है पंपिंग हमारे हार्ट के अंदर, वो प्रक्रिया अगर रुकती है तो इस प्रक्रिया को हम वेंट्रिकुलर फिलिंग को रोकना कहेंगे, और इसी कंडीशन को हम डायस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमने कहा था जो रिलैक्स होता है हार्ट में, एंट्री जो हो रही होती है ब्लड की, वो डायस्टोलिक के नाम से जानती है। अगर वो काम गड़बड़ हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसफंक्शन। यानी कॉन्ट्रैक्शन में अगर गलती आए तो उसे सिस्टोलिक डिसफंक्शन, और रिलैक्सेशन में गलती आए तो उसे डायस्टोलिक डिसफंक्शन के नाम से बोलेंगे। ये हमारा पहला मैकेनिज्म है। नेक्स्ट, दूसरा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो। अगर जो है आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस मायोकार्डियम तक जो जा रहा है, या जो हार्ट तक जो आ रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है, तो उसको जो ले जाने और ले आने का काम कर रहे होते हैं, जो वेंट्रिकुलर चैम्बर तक लेके आ रहे हैं, ये सब वॉल्व के थ्रू होता है, ओपनिंग ऑफ द वॉल्व्स के थ्रू होता है। अगर वहाँ पर किसी तरीके का घाव या किसी तरीके की कोई जमावट हो जाए तो उसकी वजह से जो मायोकार्डियम है उसको ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, उसको ज़्यादा वहाँ पर काम करना पड़ता है, और इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से इसको उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, ताकि वो ज़्यादा प्रेशर जनरेट करके ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो, क्योंकि फ्लो में के बीच में रुकावट प्रोड्यूस हो रही है। तीसरी जो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती है, उसे बोलते हैं रेगुलेंट फ्लो। यानी कि जो आपका, हमने कहा था जो भी वॉल्व्स हैं हमारे, चारों वॉल्व्स जो मैंने आपको बताए थे, ये वॉल्व्स जो होते हैं वो ब्लड को एक दिशा में लाने का काम करते हैं, ब्लैक फ्लो जाने से रोकते हैं। लेकिन इनमें पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं, इनमें कुछ ऐसा हो कि ये अपना काम सही से वॉल्व ना करें, जिसकी वजह से ब्लैक फ्लो जो है ऑफ द ब्लड जो है वो शुरू हो जाए। इसकी वजह से इंक्रीज होगा वर्कलोड ऑन द जो हमारे मायोकार्डियम है उसके ऊपर, और जो पंपिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमारे मायोकार्डियम को, और हार्ट के ऊपर एक प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। नेक्स्ट है हमारा शंटेड फ्लो। शंटेड फ्लो का मतलब है जो डाइवर्ट हमारे ब्लड हैं डिफरेंट चैम्बर्स में जो जाते हैं, वो इम्प्रॉपरली जो है वो डाइवर्जन उनका शुरू हो, यानी राइट आर्टियम से जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, या लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर्स के बीच में, या एक वेसल से दूसरे वेसल्स के बीच में जो जाने की प्रक्रिया है, वो अगर इम्प्रॉपर होगी तो वो प्रेशर जनरेट करेगा, और जो वॉल्यूम्स होते हैं वो ओवरलोड होंगे किसी भी एक चैम्बर में, जो कि आपके शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर डिसीज कॉज कर सकते हैं। अगला है डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक कंडक्शन। जो कंडक्शन हो रहा था, जो कि हमारे एसए नोड से किया जा रहा था, एसए नोड, एवी नोड उसमें मदद कर रहे थे, उनमें जो कार्डियक इंपल्सेस हो रही हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड हो जाएं, एक से दूसरे के बीच में कार्डियक जो कंडक्शन सिस्टम है उसके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो, या फिर ब्लॉक्ड कंडीशन पाथवे जो है वो शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में जो रिदम आप बोल रहे थे, जो मेंटेन थी 60 से 100 के बीच में जो बीट्स लगातार बन रही थी, वो गड़बड़ हो जाएंगी। तो 60 बीट से नीचे चला जाए, हमारा जो ब्लड पंप हो रहा था वो 60 बार 1 मिनट में हो रहा है जैसे, तो उससे नीचे चला जाए, 50 बार होने लगे, या 100 के ऊपर चला जाए। तो जब 100 के ऊपर चला जाएगा तो भी दिक्कत है, और हमारा 60 के नीचे आ जाएगा तो भी दिक्कत है। यानी कि जो रिदम थी हमारे हार्ट की, जो एक लगातार मेंटेन थी, वो बिगड़ जाती है।
उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथमिया। और इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है या फिर जो पंपिंग होती है, ये दोनों जो है इफेक्टिव वे में एक साथ जो है वो नहीं हो पाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्डियक कंडक्शन। नेक्स्ट है हमारा रैप्चर ऑफ द हार्ट या फिर मेजर वेसल। ये ऐसा है कि जो आपकी क्या नाम है, किसी भी कंडीशन में जो हमारा सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन जो पूरा सिस्टम है उसमें जो हार्ट है उसमें किसी तरीके की चोट लग जाए, जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, उनमें किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसमें टूट फूट हो जाए, तो उसकी वजह से सर्कुलेटरी जो कंटिन्यूटी है वो लॉस हो जाएगी, और जो आपका जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जैसे कट ही गया, बहुत हाथ कट गया, चोट लग गई, उसमें बहुत सारा ब्लड आपका बाहर बैठेगा। हाइपोटेंसिव शॉक के केस में भी ऐसा हो सकता है, और इसकी वजह से आगे चल करके क्या हो सकती है, डेथ तक हो सकती है, अगर आपका हार्ट या जो वेस्कुलर पार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये कुछ 6 मैकेनिज्म है जिसकी वजह से डिफरेंट डिसीज जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको देखने को मिलती हैं। नाउ अब हम कुछ बात कर लेते हैं मेजर कुछ हार्ट डिसीज की। वैसे तो बहुत सारी हार्ट डिसीजेज हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं, जिनमें से कुछ आपके सिलेबस में, जिनको आगे के वीडियोस में, आगे के टॉपिक्स में हम लोग को डिटेल करके देखना है। अब ये डिसीज़ हैं, जैसे हार्ट फेल्योर है, आपका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, पंपिंग नहीं कर पा रहा, और या रिसीविंग नहीं कर पा रहा लंग से ब्लड को, ये कंडीशन है। कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेज, वो हार्ट डिसीजेज जो कि एनाटॉमिकल चेंजेस हैं हार्ट में, उनकी वजह से हो रही है बाय द बर्थ। अगर कोई चीज़ बर्थ से हो तो उसे हम लोग कंजेनाइटल बोले, यानी कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके हार्ट में बचपन से ही प्रॉब्लम है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बोलेंगे। इस्केमिक हार्ट डिसीज़, जो हमारे कॉर्नरीज आर्टरीज हैं जो कि हमारे हार्ट तक ब्लड की सप्लाई को करते हैं, वो अगर उसमें नैरोइंग आ जाए, तो जिसकी वजह से आपके जो क्या नाम है, या हार्ट से बाहर ले जाती हैं ब्लड को, वहाँ पर अगर लो सप्लाई ऑफ द ब्लड जो होगी वो हार्ट को होगी इस कंडीशन में, और ब्लड को जितना ऑक्सीजन हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए या हार्ट को जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं पहुँचेगा, और इस कंडीशन को हम इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज़। अगर जो आपका ब्लड है वो जब हमारे आर्टरीज या वेन्स में जब जा रहा होता है, तो ये क्या करता है कि प्रेशर जनरेट करता है, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अगर ये जो आर्टरीज या वेन्स जो हैं, इनमें क्या हो जाए, कुछ थिकनिंग इनकी बदल जाए, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो चेंज हो जाए, इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाए, या ब्लड फ्लो बढ़ जाए, तो ऐसे केस में इनमें जो प्रेशर है वो ज़्यादा जनरेट होता है, उसे हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से बोलते हैं। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो तो प्रेशर जनरेट होगा ही, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो उसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी सारी हार्ट डिसीज जो है प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर पल्मोनल, जो कि हमारे राइट साइड जो हार्ट है, केवल उसका जो पोर्शन है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, कंट्रोल करना और उसे पंप करना, उसमें अगर कंडीशन आए, फेल्योर शुरू हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉर पल्मोनरी। नेक्स्ट है हमारा रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिसीज़। जो हमारे हार्ट्स हैं, उस हार्ट हैं, उनमें जो सेल्स हैं, उनमें जनरली इन्फ्लामेशन हो जाए, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट अपना काम सही तरीके से ना कर पाए। नेक्स्ट नॉन रूमेटिक एंडोकार्डियाटिस, जो हमारी इनर पार्ट है, जो इनर लेयर है हार्ट की, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाए और उसकी वजह से हार्ट की पंपिंग जो है वो गड़बड़ हो जाए। नेक्स्ट है हमारा वेल्वुलर डिसीज़ या फिर डिफॉर्मिटीज़, जो हमारे वॉल्व्स हैं वो उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाए, वो अपने सही तरीके से काम न करें, स्ट्रक्चर एनाटॉमी में बदलाव आ जाए, तो उस कंडीशन की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो। मायोकार्डियल डिसीज़, जो कि हमारे मायोकार्डियम में प्रॉब्लम आने की वजह से हो जाए, जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या इस तरीके की प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है हमारा पेरिकार्डियल डिसीज़, जो पेरिकार्डियल पार्ट है हमारे हार्ट का, जो कि लेयरिंग बना रहा होता है, वहाँ पर अगर दिक्कत आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। और लास्ट है हमारा ट्यूमर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में किसी तरीके की ट्यूमरिंग वगैरह हो जाए तो भी जो है आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एक जनरल इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था, बिकॉज बिना इस इंट्रोडक्शन को पढ़े हुए, क्योंकि मैंने देखा कि आपके सिलेबस में इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हाइपरटेंशन है, उसको हम लोग जस्ट कल ही पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, हार्ट क्या है, हार्ट किस तरीके से कार्य करता है, तो फिर हम किसी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इससे रिलेटेड डिसीज़ के बारे में नहीं जान सकते थे। तो मुझे लगा कि पहले हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो लेना चाहिए, उसकी जनरल मैकेनिज्म को समझना चाहिए कि पैथोफिजियोलॉजी में जो आगे आपको काम आएगी। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। अगर ये आपको पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और जो इस सब्जेक्ट के पुराने वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके के सभी वीडियोज़ के जो PDF लिंक हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।